गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछली कुछ लेक्चर्स के अंदर बेटा अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ा है, जिसका आज बेटा 13th लेक्चर है। और इस लेक्चर में बेटा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। कल की क्लास का थोड़ा अपन रिवीजन करें तो अपन देखते हैं, देखो कि हमने कल लास्ट टाइम पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू किया था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बेटा है ना डिवीजन शुरू हो जाता है। और ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब बोल सकते हैं कि तुरंत बाद से ये मतलब है कि जब पहली बार वो डिवाइड करेगा जाइगोट तो उसमें 36 घंटे का समय लगता है कि 36 घंटे बाद में वो 2 सेल्ड स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आज अपन देखेंगे भी। ठीक है बेटा, तो अपन ने कल की क्लास में ये देखा कि जो जाइगोट जिस प्रकार का डिवीजन करता है वो माइटोसिस के समान तो होता है, लेकिन माइटोसिस से उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और जिस टाइप के डिवीजन को है ना जाइगोट परफॉर्म करता है उस डिवीजन को बेटा अपन क्या कहते हैं, क्लीवेज। आ रही है बात समझ में। और ये जो क्लीवेज डिवीजन है ये माइटोसिस जैसा है, लेकिन इसमें डिसिमिलैरिटीज भी बहुत सारी है, जिसको अपन ने कल की क्लास में देखा था। थोड़ा अगर फास्ट रिवीजन करें तो अपन जानते हैं कि जो क्लीवेज है वो फास्ट टाइप ऑफ डिवीजन होता है, जबकि अगर अपन बात करें कि माइटोसिस तो वो एक प्रकार का स्लो टाइप ऑफ डिवीजन होता है, थोड़ा धीमे चलता है, ये थोड़ा तेज चलता है। सेकंड नंबर पे बेटा अगर अपन बात करें कि माइटोसिस या बोल सकते हैं अपन जो क्लीवेज टाइप ऑफ डिवीजन है, क्लीवेज टाइप ऑफ डिवीजन के अंदर जो इंटरफेज होगी उसके अंदर ग्रोथ फेज या अपन कह सकते हैं G1 या गैप 1 फेज और गैप 2 फेज प्रेजेंट नहीं होती। केवल और केवल कौन सी फेज देखने को मिलती है, डीएनए रेप्लिकेशन वाली फेज, डीएनए सिंथेसिस वाली फेज, मतलब कि एस फेज। जबकि अगर अपन माइटोसिस की इंटरफेज की बेटा अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि माइटोसिस के अंदर G1 फेज, G2 फेज और एस फेज तीनों फेजेस प्रेजेंट होती है इंटरफेज के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में अपन ने कल की क्लास में ये देखा कि जब अपन बात करें कि जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज होते समय वो सेल ग्रोथ कर नहीं रही, मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, मतलब पेरेंट सेल का एकदम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा नहीं। और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा नहीं तो बनने वाली 2 डॉटर सेल क्लीवेज के बाद में आधा आधा, अगर अपन बात करें, अगर अपन जैसे केजी के अंदर अगर अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मान लो देना 4 केजी साइटोप्लाज्म उस सेल के अंदर था, तो 4 केजी में से 2-2 केजी ही उसके डॉटर सेल को मिलेगा। जब वो डॉटर सेल वापस से क्लीवेज डिवीजन करेगी, वापस से क्लीवेज करेगी, तो चारों सेल्स के अंदर केवल 1-1 केजी हमारे को क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। फिर वो आगे और डिवाइड करेगी तो सारी 8 की 8 सेल के अंदर हमारे को 0.5 केजी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये सब्सीक्वेंट क्लीवेज होने पर क्या हो जाता है, घटता जाता है। और जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही घटता जाएगा तो सेल की है ना साइज भी घटती जाती है, किसकी तुलना में, पेरेंट सेल की तुलना में। लेकिन एस फेज प्रेजेंट होने के कारण डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है हर बार, और हर बार डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो बनने वाली हर डॉटर सेल के अंदर एज कंपेयर टू पेरेंट सेल बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए का अमाउंट देखने को मिलता है। इसी चीज को अपन ने और देखा था न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो से, कि अगर अपन पेरेंट सेल और डॉटर सेल के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को कंपैरिजन करें तो पेरेंट सेल के अंदर एन क्या है, तो एन को अपन ने रखा था बेटा कि है ना, अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस को कहा था अपन ने, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम या बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए को एन कहा था और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को सी वैल्यू दी थी। पहले क्लीवेज के बाद हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर कंटेंट तो वही है, अमाउंट ऑफ डीएनए तो वही है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया था रेप्लिकेशन के कारण, जो कि आधा आधा बटने पर दोनों डॉटर सेल के अंदर बराबर हो गया पेरेंट सेल के। तो न्यूक्लियर कंटेंट तो वही है, अमाउंट ऑफ डीएनए तो वही है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आधा हो जाने के कारण हमारा जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है पेरेंट सेल का तो रहा n/c, और अगर बात करें डॉटर सेल की तो ये 2n/c। और आगे सब्सिक्वेंट क्लीवेज को देखेंगे तो ये बढ़ता ही जाता है। जबकि अगर अपन कंपैरेटिवली माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर G1 फेज, G2 फेज और S फेज तीनों फेज होने के कारण वो सेल कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, डिवाइड हो जाती है, फिर ग्रो करती है, फिर डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण दोनों डॉटर सेल के अंदर हर डिवीजन के बाद में पेरेंट सेल की तुलना के अंदर सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहता है, सेम अमाउंट ऑफ क्या रहता
रहता है बेटा, है ना, डीएनए का अमाउंट जो तो वहां भी सेम था, और सेम, है ना, बोल सकते हैं साइज रहती है सेल की। इसके कारण हम चाहे कोई से भी, है ना, स्टेज पर, कोई से भी पार्ट पर, कोई से भी माइटोसिस के बाद में अपन, है ना, डॉटर सेल और पेरेंट सेल का कंपैरिजन करें, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का कंपैरिजन करें, तो वो कांस्टेंट रहता है। आ रही है बात समझ में? फिर कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि कल की क्लास में देखो अपन ने क्या देखा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अगर अपन बात करें, जैसे कि कल की क्लास में अपन ने देखा कि कैसे जाइगोट, अगर अपन बात करें ये जाइगोट, ये क्या है बेटा, ये जाइगोट है, और जाइगोट के बाहर अपन बात करें ये जाइगोट है, ये जाइगोट का न्यूक्लियस है, 2n = 46 क्या थे, क्रोमोसोम के नंबर थे, है ना, और इसके चारों ओर से कौन घेरे हुए था बेटा, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा क्या करवा रहा है, तो जोना पेल्यूसिडा आगे चल करके आज की क्लास में अपन देखेंगे कि ये जोना पेल्यूसिडा रप्चर हो जाती है, फट जाती है, एक स्लिट बन जाती है, एक ओपनिंग हो जाती है इसके अंदर, जिसके द्वारा, है ना, जो ये अंदर का जाइगोट है, या बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये कब बाहर निकलने देगा, जब ये यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंच जाए पूरा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर ये पहले फट गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही, तो ये जो, है ना, अपन बोल सकते हैं ये जो जाइगोट है इसके अंदर एक सेल होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल, वो थोड़ी स्टिकी होने के कारण इसको वहीं इंप्लांट करा देगी, जिसके कारण इसको वो कंडीशन नहीं मिलेगी जो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए चाहिए, जिसके कारण ये डेवलप नहीं हो पाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अपन कह सकते हैं कि ये जाइगोट हो गया। अब सुनो बात को, बोलते हैं कि ये जाइगोट कौन सा डिवीजन करेगा, क्लीवेज डिवीजन करेगा, क्लीवेज डिवीजन करेगा, और एक से कितनी सेल के अंदर बदल जाएगा बेटा, 1 से 2 सेल के अंदर बदल जाएगा, 1 से 2 सेल में, 1 से बेटा 2 सेल के अंदर ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से। दो सेल के अंदर बदल जाएगा। आज भी 2n = 46 है, लेकिन आज इसको क्या बोल दिया अपन ने, 2 सेल्ड स्टेज। और मैंने कल की क्लास में आपको ये बता दिया था बेटा कि जैसे ही जाइगोट पहला डिवीजन, पहला क्लीवेज डिवीजन खत्म करेगा, वैसे ही अब ये जाइगोट ना रह करके इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। मतलब कि ये एम्ब्रियो की पहली स्टेज है, फर्स्ट एम्ब्रियोनल स्टेज यही है, 2 सेल्ड स्टेज। और इसमें ये कितने दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद बन जाती है, तो ये बन जाती है बेटा, है ना, 1.5 दिन बाद में, 36 घंटे के बाद में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है भाई। फिर बोलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लीवेज पर क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्लीवेज पर हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो हमारे को देखने को मिलेगा कि ये ऊपर वाली सेल फिर डिवाइड कर जाएगी, नीचे वाली सेल नेक्स्ट राउंड में डिवाइड करेगी, जिसके कारण 3 सेल स्टेज हमारे को देखने को मिलेगी। 3 सेल स्टेज हमारे को क्या देखने को मिलेगी बेटा, यहाँ पर देखने को मिलेगी 3 सेल्ड स्टेज। इस प्रकार से आज भी 2n = 46 ही है। इसको अपन जाइगोट ना बोल करके एम्ब्रियो की सेकेंड स्टेज बोल सकते हैं, और इसको 3 सेल्ड स्टेज भी बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज बोल देंगे। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बेटा 4 सेल स्टेज बन जाएगी। उसके बाद में बेटा नीचे वाला यहाँ। और एक चीज और बताई थी कल मैंने आपको कि जैसे ही ये जाइगोट डिवाइड करेगा, अब जितनी भी सेल्स बनेगी वो सब क्या कहलाएगी बेटा, वो सबकी सब कहलाएगी ब्लास्टोमेयर। क्या कहलाएगी बेटा, ब्लास्टोमेयर। ठीक है, तो बोलते हैं अब 4 ब्लास्टोमेयर बन जाएंगे। अब हमारे को कितने ब्लास्टोमेयर देखने को मिलेंगे, 4। और इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, 4 सेल्ड स्टेज। क्या बोलेंगे बेटा, 4 सेल स्टेज। और ये वास्तव में क्या है, ये एम्ब्रियो की 3rd नंबर की स्टेज है, और इसमें 4 ब्लास्टोमेयर हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा था बेटा, उसके बाद में फिर से क्लीवेज होने के कारण हमारे को
8 सेल्ड स्टेज देखने को मिल रही थी, जिसमें एक खास बात क्या थी बेटा, ये क्या है, ये जोना पेल्यूसिडा ही है, और ये क्या है बेटा, इस प्रकार से हमारे को 8 सेल देखने को मिलती है बेटा। ठीक है, तो अपन इसको क्या कह देंगे, इसको अपन बोल देंगे 8 सेल्ड स्टेज, इसको अपन बोल देंगे बेटा 8 सेल्ड स्टेज, और ये एम्ब्रियो की 5th स्टेज हो गई, 4th स्टेज हो गई, है ना। अब सुनना मेरी बात, आए ना, एनसीईआरटी ये कहती है बेटा कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज मोरूला। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोरूला बोलते हैं। बिकॉज, बोले कारण इसके पीछे, बिकॉज इसके पीछे कारण क्या है, तो बोलते हैं इसके पीछे कारण है बेटा, बिकॉज दिस एम्ब्रियो लुक्स लाइक बॉल, एक बॉल की तरह दिखाई देता है, बॉल ऑफ मलबेरी की बॉल की तरह ये हमारे को दिखाई देता है। तो अपन ने 8 और 16 सेल स्टेज यहीं देख ली। उसके बाद में अब मैं तुरंत बेटा कौन सी स्टेज बना रहा हूँ, अब अपन तुरंत बनाएंगे 32 सेल्ड स्टेज। कौन सी बेटा, 32 सेल्ड स्टेज। अब अपन बनाएंगे 32। ये क्या है बेटा, ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, और हमारे को क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से हमारे को क्या देखने को मिलेगा बेटा, 32 ब्लास्टोमेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये कौन सी, तो बोल देंगे 8 और 16 हो गई, है ना, 4 और 5, और ये हो जाएगा एम्ब्रियो की 6th स्टेज हो जाएगी एम्ब्रियो की। आ रही है बात समझ में। और इसको अपन कह देंगे 32 सेल्ड स्टेज। ये क्या है बेटा, 32 सेल्ड स्टेज। और इस स्टेज को बेटा अपन लेट मोरूला स्टेज भी बोल सकते हैं। इस स्टेज को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लेट मोरूला स्टेज। इस स्टेज को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लेट मोरूला स्टेज या 32 सेल्ड स्टेज। तो फिर अपन ने कल की क्लास के अंदर एक और चीज देखी थी बेटा, क्या कि ये जो है ना 32 सेल्ड स्टेज है ना, अपन ने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन प्याज को, टमाटर को, या अपन बोल सकते हैं खीरे को काटते हैं गोल गोल एकदम, तो उस कट को ही अपन क्या बोलते हैं, गोल गोल जो हमारे को दिखाई देगा वो ट्रांसफर सेक्शन दिखाई देगा। तो अगर अपन इस 32 सेल्ड स्टेज का अगर अपन क्या देखें बेटा, इस 32 सेल्ड स्टेज का अगर अपन ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें, अगर अपन इसका क्या देखें बेटा, ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें, तो हमारे को कुछ कैसा दिखाई देगा, अपन देखते हैं। देखो इसका अगर अपन बेटा क्या करके देखें, ट्रांसफर सेक्शन कट करें एक बार, इसका बेटा ट्रांसफर सेक्शन कट करें। ये फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तभी अपना एक फ्लो बन पाएगा बेटा, तभी ये चीज अपने को समझ में आएगी, क्योंकि आज अपन इसको इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये बाहर क्या है बेटा, ये तो हो गया जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो हमारे को बाहर की ओर इस प्रकार से एक सेल की लेयर दिखाई देगी, इस प्रकार से एक सेल की लेयर दिखाई देगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको अपन बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। आ रही है बात समझ में। और बची हुई बाकी की जितनी भी सेल्स है वो सब हमारे को कहाँ दिखाई देगी, सेंटर के अंदर, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। और कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था क्या, कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये इट हेल्प्स एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को हेल्प करेगा इन इम्प्लांटेशन। और अभी देखेंगे अपन कैसे हेल्प करेगा इन इम्प्लांटेशन। ये एम्ब्रियो को हेल्प करेगा बेटा किसके अंदर, इम्प्लांटेशन के अंदर। किस में बेटा, इम्प्लांटेशन के अंदर।
ये एम्ब्रियो को हेल्प करेगा। जबकि अगर अपन बात करें इनर सेल मास की, तो आगे बनने वाले फीटस बोल दो या चाइल्ड बोल दो, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जितने भी शरीर के अंग हैं, है ना, वो सारे के सारे ऑर्गन्स का सिंथेसिस कौन करेगा? ये इनर सेल मास, जो कि आगे अपन देखेंगे भी। तो बोलते हैं दीज सेल्स गिव राइज टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ फीटस और चाइल्ड। ऑल बॉडी पार्ट ऑफ फीटस और चाइल्ड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको, इसी चीज को जो मैंने आपको बताई, इसी चीज को अपन एक बार, है ना, यूट्रस का या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बना करके समझते हैं। देखो, ये तो हो गई बेटा फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है बेटा? ये यूट्रस का ही भाग है, ये यूट्रस का ही पार्ट है। सॉरी, ये रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये बेटा एंडोमेट्रियम हो गई। ये सब यूट्रस का भाग है, ठीक है। ठीक, इधर अगर अपन बात करें, ये सब यूट्रस का भाग है। तो अपन देखो देखो, इधर की तरफ अगर अपन बात करें तो ये रही ओवरी, इस प्रकार से ये ओवरी, इधर से सेकेंडरी oocyte आ जाएगा, ठीक। ये सेकेंडरी oocyte, ये ओवम से अगर अपन बात करें ये स्पर्म जुड़ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, और जाइगोट के सबसे बाहर जोना पेल्यूसिडा, और ये रहा भैया हमारा जाइगोट, ये रहा हमारा जाइगोट, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये सबसे पहले किस में बदलेगा? टू सेल्ड स्टेज के अंदर। किस में बदलेगा बेटा? तो बोल देंगे ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सबसे पहले बेटा किसके अंदर बदलेगा? ये टू सेल्ड स्टेज के अंदर बदलेगा। दिखा देते हैं, देखो अपन, ये रही जोना पेल्यूसिडा, और इसके अंदर हमारे को दिखाई देगा ये रही टू सेल्ड स्टेज। ये है क्या बेटा? ये हो जाएगी टू सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, टू सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। बोलते हैं इसको कितना समय लगता है? बोलते हैं डे और 36 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बेटा 1.5 दिन या 36 घंटे के बाद में इट इज़ फॉर्म, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में बेटा 4 सेल्ड स्टेज बनेगी, 4 सेल्ड स्टेज आएगी। उसके बाद में क्या होगा बेटा? बोलते हैं 4 सेल्ड स्टेज के बाद में क्या होगा? तो बोल देंगे 4 सेल्ड स्टेज के बाद में क्या होगा? 8 to 16 सेल्ड स्टेज देखने को मिलेगी, जिसको अपन क्या बोल देंगे? मोर्यूला स्टेज। क्या बोल देंगे बेटा? मोर्यूला स्टेज। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे को।
ये क्या है बेटा, ये हो जाएगी मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेज ये कितने दिन बाद में बनती है, तो अपन कह देंगे थर्ड डे आफ्टर फॉर्मेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बेटा कौन से दिन बनती है, थर्ड डे इसका फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में बोलते हैं ये 8 to 16, या अपन इसको बोल सकते हैं 8 to 16 सेल स्टेज। अब उसके बाद में कहा जाता है कि अब जो लेट मोर्यूला है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि लेट मोर्यूला से हमारा क्या मतलब है, 32 सेल स्टेज वाला, वो यहाँ यूट्राइन कैविटी में एंट्री कर लेगा। यूट्राइन कैविटी में वो क्या कर लेगा बेटा, ये यूट्राइन कैविटी है पूरी, यहाँ पर एंट्री कर लेगा। इस जगह देखो, इस जगह वो एंट्री कर चुका है। ये रहा, ये जोना पेल्यूसिडा थी, और ये रहा 32 सेल स्टेज, या फिर अपन इसको क्या बोल देंगे, लेट मोरूला स्टेज या 32 सेल्ड स्टेज। ये यहाँ पर एंट्री कर चुका है। अब सुनो मेरी बात, अभी अपन ने इसी का ही ट्रांसफर सेक्शन काटा था और हमारे को चारों ओर क्या दिखाई दी थी बेटा, ट्रोफोब्लास्ट और अंदर इनर सेल मास। तो बोलते हैं कि हमारे को अगर अपन इसका भी ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे ना, तो हमारे को हल्की हल्की हमारे को वहां पर क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल और इनर सेल मास, लेकिन प्रॉपर्ली इसमें दिखती है। अब बोलते हैं, सुनना देखो बात को, कि हम जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ल्यूटियल फेज, जो ल्यूटियल फेज है बेटा वो कंटिन्यू चलती रहती है। ल्यूटियल फेज कंटिन्यूस, और ये 9 महीने तक चलती है, वरना अगर अपन मिनिमम से मिनिमम बात करें तो 3 महीने प्रेगनेंसी तक तो ये चलेगी चलेगी। ठीक है, तो बोलते हैं उसी दौरान साथ की साथ यूट्रस, ये जो ल्यूटियल फेज है ये तो चलती है ओवरी में, और अगर यूट्रस की बात करें तो इसी के साथ क्या चलती है, सीक्रेटरी फेज चलती है। कहां पर बताओ, सीक्रेटरी फेज कंटिन्यूस इन, है ना, यूट्रस। अगर बोलते हैं कि अगर 14th डे अगर मान लो ओव्यूलेशन हुआ तो 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि 24 घंटे का ही तो टाइम है सेकेंडरी oocyte के पास में, तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर फर्टिलाइजेशन बेटा हो जाता है, यदि फर्टिलाइजेशन बेटा हो जाता है तो बोलते हैं कि 14 के बाद में 15 से 28 दिन तक तो वैसे भी ये दोनों फेज देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, सीक्रेटरी फेज के अंदर यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या रिलीज करना शुरू करेगी यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो अपन बोल देंगे यूट्राइन कैविटी पर वो सीक्रेट करना बेटा शुरू करेगी ग्लाइकोजन रिच सीक्रेशन। मैंने आपको सीक्रेटरी फेज के अंदर बताया भी था, तो अपन यहां पर साइड में लिख लेते हैं। देखो क्या करेगी, तो बोल देंगे एंडोमेट्रियल ग्लैंड स्टार्ट्स सीक्रेटिंग ग्लाइकोजन रिच सीक्रेशन और फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड। और ये जो ग्लाइकोजन रिच सीक्रेशन है ये किस में एंटर कर जाएगा, ये बेटा एंटर कर जाएगा यहाँ, और क्या बना लेगा, ये एंटर कर जाएगा यहाँ पर, और ये क्या है, ये बोल देंगे अपन ग्लाइकोजन एंट्री कर गया। और इसी टाइम बोल सकते हैं अगले दिन, या बोल सकते हैं 4th डे पर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, एक अगली स्टेज देखने को मिलेगी। क्लीवेज लगातार चल रहा है, जिसमें बीच में ये बाहर की ओर तो होगा जोना पेल्यूसिडा, और उसके अंदर की ओर हमारे को क्या देखने को मिलेगी, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी बेटा, जिसको अपन ऐसे बना देते हैं। देखो ये रहे, इसको अपन क्या कह देंगे, इसको अपन कह देंगे ब्लास्टोसिस्ट। इसको अपन क्या कह देंगे बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। तो बोल देंगे फॉर्म्ड ऑन 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और यही ब्लास्टोसिस्ट है जो कि इम्प्लांट होगा यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़े अपन। तो देखो एक बार मैं ट्रांसफर सेक्शन कट कर लेता हूँ किसका, तो 32 सेल्ड स्टेज का, ताकि अपने को और अच्छे से समझ में आए। तो बोलते हैं ये तो हो गई भाई जोना पेल्यूसिडा, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर है
जोना, पेल्यूसिडा। फिर अगर अपन बात करें तो हमारे को पेरीफेरी पर कौन दिखाई देगा, तो हमारे को पेरीफेरी पर बेटा दिखाई देंगे कुछ ऐसे सेल्स, कुछ इस प्रकार के बच्चों सेल्स दिखाई देंगे हमको। ठीक है, इसको तो बोल दिया लेयर ऑफ सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट या बोल सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और बीच में हमारे को क्या दिखाई देगा, इनर, बीच में बेटा दिखाई देगा हमको इनर सेल मास। हमारे को क्या दिखाई देगा, इनर सेल मास। इसको अपन कह देंगे बेटा इनर सेल मास। तो बोलते हैं कि जिस समय ये यूट्राइन कैविटी के अंदर आया, ये है क्या, ये है 32 सेल्ड स्टेज। ये है क्या बेटा, 32 सेल्ड स्टेज, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, लेट मोर्यूला, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे कि बोलते हैं कि इसके अंदर एंट्री अब किसकी होनी शुरू हो जाएगी बाहर से, तो बोल देंगे यूट्राइन फ्लूइड की। किसकी बेटा, यूट्राइन फ्लूइड की। तो इस तरीके से अगर अपन दिखाएं तो बोल देंगे ग्लाइकोजन रिच सीक्रेशन एंटर्स। और बोलते हैं इस दौरान, अब ये जो अगली स्टेज में 32 से जब 64 में जा रहा है, इसका मतलब क्लीवेज ऑन है, क्लीवेज कंटिन्यूज, क्लीवेज तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना, क्लीवेज कंटिन्यू चल रहा है। तो हमारे को अब सेल्स 32 की जगह हमारे को 64 दिखाई देगी, 64 दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार का बेटा डायग्राम हमारे को दिखाई देगा। ये तो हो गई बेटा जोना, पेल्यूसिडा। अब देखो क्या क्या बदलाव हमारे को देखने को मिलेंगे, हमारे को क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे उस पर गौर करना आप लोग। कि सबसे पहले कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, ये इसकी जो सेल्स है ये पतली हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। सेकेंड नंबर पे जो ये इनर सेल मास है, जो कि पहले सेंटर में दिखाई दे रहा था, ये शिफ्ट हो जाता है एक तरफ, ऊपर की तरफ मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद में जिसके कारण बीच में खाली जगह रह जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कैविटी या ब्लास्टोसिल, वो किससे भरी हुई होती है, तो बोल देंगे ग्लाइकोजन रिच यूट्राइन फ्लूइड से। यूट्राइन फ्लूइड मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके फ्लूइड से, उसके सीक्रेशन से। ठीक है भाई, है ना। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं, देखो एक बार। और स्टेज कौन सी है, तो इसको अपन बोल देंगे 64 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो और 64 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं ह्यूमन ब्लास्ट्यूला। इसका दूसरा नाम क्या होगा, ह्यूमन ब्लास्ट्यूला। ठीक है बच्चों, 64 सेल स्टेज है एम्ब्रियो की, जिसको ब्लास्टोसिस्ट या फिर ह्यूमन ब्लास्ट्यूला कह सकते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं, देखो पतली पतली अपन कर देते हैं एकदम फ्लैट। एकदम चपटी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये वही है। तो बोल देंगे सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट बिकम्स, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बिकम्स फ्लैट। कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। इनर सेल मास है ना, एक तरफ इकट्ठा हो जाता है येलो, इस तरीके से। अब की बार ये क्या है बेटा, इनर सेल मास
और बोलते हैं ये जो इनर सेल मास है ना, इसका अब नाम क्या हो जाता है, आल्सो कॉल्ड एज, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल नॉब, एम्ब्रियोनल नॉब। तो मैं साइड में लिख देता हूँ क्या, कि इनर सेल मास शिफ्टेड टुवर्ड्स वन बोल दो, या एक तरफ या ऊपर की तरफ, अपर साइड बोल दो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे कि बीच के अंदर एक कैविटी बन जाएगी, कैविटी कॉल्ड, कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील फॉर्म्ड। कौन सी कैविटी बन गई, ब्लास्टोसील नाम की कैविटी बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बोलते हैं इस कैविटी के अंदर कौन भर जाएगा, ये देखो ये ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड, कौन भर जाएगा बेटा, ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन रिच यूट्राइन फ्लूइड। फिर ऐसे बोलते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो कि इनर सेल मास के कांटेक्ट में हमारे को दिखाई दे रही है, वो सेल्स क्या कहलाती है, सेल्स ऑफ रॉबर। तो बोल देंगे अपन कह सकते हैं, देखो इन सेल्स को क्या कह देंगे अपन, सेल्स ऑफ रॉबर, रॉबर इसका मतलब सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल्स which are in contact with, which are in contact with, जो कि किसके कांटेक्ट में होती है बताओ, which are in contact with inner cell mass, जो कि किसके कांटेक्ट में होती है, इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती है। तो अपन उनको क्या कह देंगे, सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में अगर अपन बेटा बात करें आगे की ओर बढ़े थोड़ा और, तो अपन एक बार फिर से इस डायग्राम को है ना बनाते हैं ताकि आपको कुछ बात समझ में आए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। ये तो हो गई बेटा जोना पेल्यूसिडा, इसको इस डायग्राम को अपन क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या ह्यूमन ब्लास्ट्यूला। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, ठीक है, इनर सेल मास, बीच में कैविटी रहेगी, इसको क्या बोल देंगे बेटा, इस खाली जगह को अपन कह देंगे कैविटी या ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है। इसको अपन बोल देंगे बेटा ट्रोफोफ्लैट सेल्स ऑफ, या डायरेक्ट अपन बोल देंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इसको अपन बोल देंगे एम्ब्रियोनल नॉब या इनर सेल मास, इसको बोल देंगे इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल नॉब। इस जो इसमें फील्ड है तो बोल देंगे ग्लाइकोजन रिच यूट्राइन फ्लूइड। फिर उसके बाद में क्या कहेंगे अपन कि ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, इन सेल्स को बोल देंगे सेल्स ऑफ रॉबर। तो इस प्रकार से हमारे को ब्लास्टोसिस्ट या ह्यूमन ब्लास्टुला या 64 स्टेज
या 64 सेल्ड स्टेज दिखाई दे रही है किसकी, तो अपन बोल देंगे एम्ब्रियो की। ठीक है, तो अब सुनना, अब बात आगे है ना इम्प्लांटेशन की ओर बेटा अपन लोग बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बात दिखाई दे रही है हमको, देखो आगे हमारे को क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रोफो से अपन बोल देंगे सेल्स ऑफ, अपन बात करेंगे बेटा इस लेयर के बारे में, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के बारे में, क्या कि सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट्स, या सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहली लाइन हमारे को क्या दिखाई देगी बताओ सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है दे सीक्रेट, ये सीक्रेट करते हैं बेटा कौन से एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स बेटा, लाइटिक एंजाइम्स, विच कॉजेज लाइसिस ऑफ, जो कि क्या करते हैं, लाइसिस है ना, ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, विच कॉजेज लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ, विच कॉजेज लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ, जो कि क्या करते हैं, लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ एनी सेल, जो किसी भी सेल का लाइसिस या तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। आगे पता भी लगेगा कि ये कहाँ काम आएगी ये लाइन। आगे देखो सेकंड नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो हेल्प करेगी, या हेल्प नहीं, वो कवर्ड होगी, इज कवर्ड बाय, ट्रोफोब्लास्ट लेयर इज कवर्ड बाय, ये कवर्ड होगी बेटा किससे, ट्रोफोब्लास्ट लेयर इज कवर्ड बाय, अपन बोल देंगे स्टिकी चिपचिपे सब्सटेंसेस से, ये बेटा ढकी हुई होगी, थस सब्सटेंसेस, थस इट इज आल्सो स्टिकी लेयर, ये कैसी होगी, चिपचिपी लेयर होगी। फिर थर्ड नंबर पे अगर अपन बेटा बात करें तो अपन क्या कह देंगे, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी समझ गए। थर्ड नंबर पे अपन बोल देंगे कि सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स ही वो सेल्स है जो कि याद करिए आप लोग, जब मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में जो कोरियोन नाम का स्ट्रक्चर बनता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको अपन ने क्या बोला, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, वो वास्तव में उसकी सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ही करती है। तो अपन बोल देंगे सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट्स हार्मोन called as HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको कौन से टेस्ट के अंदर यूरिन में चेक किया जाता है, दिस HCG हार्मोन इज टेस्टेड इन यूरिन ड्यूरिंग, कौन सा टेस्ट बेटा, प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान, कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके एम्ब्रियो के कोरियोन लेयर की ट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या निकलती हुई दिखाई देगी हमारे को, बोल देगा HCG हार्मोन, जो कि उसके यूरिन में दिखाई देने के कारण, यूरिन में पाए जाने के कारण, यूरिन में उसकी टेस्टिंग पॉजिटिव आने के कारण प्रेगनेंसी को पॉजिटिव बता दिया जाता है कि हाँ प्रेग्नेंट है ये फीमेल। तो बोल देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट, और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट का नाम भी बताया था आपको, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट और ग्रेविडेक्स टेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो अपन आगे की तरफ देखो, आप सुनना मेरी बात, बोलते हैं कि जब ये है ना, ये जोना पे, ये देखो ये बाहर की ओर कौन है, जोना पेल्यूसिडा, तो बोलते हैं कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो बोलते हैं कि ये जो छठे सातवें दिन पर क्या देखने को मिलेगा, मतलब उस समय हमको क्या देखने को मिलेगा कि एक है ना छेद, या ये बोलते हैं ये फट जाती है, कौन, जोना पेल्यूसिडा लेयर यूट्राइन कैविटी में आने के बाद में, और ये फटेगी तो वहां पर जगह बनेगी, ना छेद हो जाएगा, उस छेद से अंदर का जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ना ये बाहर निकल जाता है।
अंदर का जो ये बेटा ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर कौन है, ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर आपको कौन दिखाई दे रही है, ट्रोफोब्लास्ट। ये देखो ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और ट्रोफोब्लास्ट का क्या कैरेक्टर मैंने बताया कि ये स्टिकी सब्सटेंस से घिरी हुई लेयर है। इसका मतलब ये कैसी लेयर है, एक स्टिकी लेयर है। अरे आ रही है बात समझ में? तो बोलते हैं ये इस ब्लास्टोसिस्ट को कहाँ चिपका देगी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर। आ रही बात, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, जो छठे से सातवें दिन पर होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि जब ये एंडोमेट्रियम पर चिपकेगी इस प्रकार से, तो बोलते हैं कि ये है ना ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर एक एंजाइम सीक्रेट करेगी जिसको लाइटिक एंजाइम कहते हैं, जो कि इस एंडोमेट्रियम की सेल को लाइट ब्रेक डाउन कर करके इस इम्प्लांटेशन को और डीपर बना देगी और अंदर तक सेट हो जाएगी खड्डा करके। आ रही है बात समझ में? तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लाइनें लिख लेते हैं अपन। देखो ये लाइन अपन लिख लेते हैं बेटा। ये लाइन हमारे को क्या कहना चाह रही है कि हाँ ऐसे बोलते हैं, स्लिट, स्लिट मतलब छेद, स्लिट इज फॉर्म्ड इन जोना पेल्यूसिडा लेयर, इन जोना पेल्यूसिडा लेयर थ्रू विच कौन बाहर आ जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट। और अभी भी क्लीवेज लगातार चल रहा है। जब एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस की वॉल के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट जिस दिन सेट होता है, इम्प्लांट होता है ना और डीपर, तब तक इसके अंदर 100+ सेल्स देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो अपन लिखते हैं, देखो एज स्लिट इज फॉर्म्ड इन जोना पेल्यूसिडा लेयर थ्रू विच ब्लास्टोसिस्ट कम आउट इन यूट्राइन कैविटी, के अंदर बाहर निकल जाता है। और फिर क्या होगा बताओ? तो फिर होगी अगली बात क्या होगी, देखो कि अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल है ना स्टिकी होने के कारण है ना चिपका देगी अपने आप को कहां पर, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर। तो बोल देंगे कि अपन क्या कह देंगे बेटा कि ड्यू टू, नहीं या फिर ऐसे कह देंगे अपन, दिस ब्लास्टोसिस्ट या थोड़ा लाइन से इसे लिख लेते हैं अपन, क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर, स्टिकी चिपचिपे नेचर के कारण, ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर है ना क्या करती है, तो बोलते हैं ये हेल्प करती है, हेल्प्स ब्लास्टोसिस्ट टू गेट अटैच्ड ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो बेटा अगली लाइन क्या कह रही है अपने को, अगली लाइन ये कह रही है कि ठीक है भाई कि ट्रोफोब्लास्ट तो अटैच हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, थस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, थस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे भाई इम्प्लांटेशन। और बोलते हैं कि ये जो इम्प्लांटेशन है ये कब टेक प्लेस करता है, तो बोल देंगे छठे से सातवें दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बोल देंगे दिस इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस ऑन 6th to 7th days after फर्टिलाइजेशन के छठे से सातवें दिन बाद में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, ये कमाल देखने को मिलेगा इम्प्लांटेशन।
ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि और डीप हो जाएगी ये इम्प्लांटेशन कब, जब वहां पर अटैच होने के बाद में इस ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर की सेल लाइटिक एंजाइम सीक्रेट करेगी, तो उसके कारण एंडोमेट्रियम के अंदर और ज़्यादा डीप क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये लाइटिक एंजाइम एंडोमेट्रियम की सेल्स को लाइसिस से तोड़ती तोड़ती अंदर की ओर खड्डा बना लेगी एक, और फिर जाकर के वहाँ सेट हो जाएगी। तो बोलते हैं कि द cells of trophoblast सीक्रेट करेगी क्या बताओ, सीक्रेट करेगी, द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट्स क्या बेटा, लाइटिक एंजाइम्स, सीक्रेट्स लाइटिक एंजाइम्स, सीक्रेट करती है लाइटिक, तोड़ने वाले एंजाइम को क्या करेगी बेटा, सीक्रेट करेगी, सीक्रेट लाइटिक एंजाइम्स विच है ना, विच कॉजेज डीपर इम्प्लांटेशन इन वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल पर, इन वॉल ऑफ यूट्रस। बीच में बेटा अपन एक बात समझते हैं जो कि इन्हीं पॉइंटों से हमारे को लिंक होगी, और जिससे आप कोई भी अगर बुक सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा हर किताब के अंदर ट्विंस से रिलेटेड आपने सुना होगा, ट्विन वर्ड सब सुनते हैं, तो बोलते हैं जब एक साथ दो बच्चे पैदा होते हैं एक प्रेगनेंसी के अंदर, तो अपन है ना उनको ट्विंस बोलते हैं, लेकिन वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, है ना, एक को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक को क्या बोलते हैं बेटा, डाईजाइगोटिक ट्विंस। और इसका मतलब हमारे को एग्जैक्ट पता नहीं रहता है, तो आज के इस क्लास से आपको इसका एग्जैक्ट मतलब पता लग जाएगा, और कोई भी सवाल अगर इससे रिलेटेड आएगा तो अपन सही कर पाएंगे। तो अपन वो एक बार वो टॉपिक शुरू कर लेते हैं, फिर वापस इसी पर आएंगे अपन, क्या कि ट्विंस, टॉपिक का क्या नाम है बेटा, ट्विंस बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं बेटा, जिसके अंदर दो प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला तो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा है बेटा डाईजाइगोटिक ट्विंस। बोलते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस को अपन और किस नाम से जानते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ये जो दोनों बच्चे होंगे ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, चाहे कलर की बात करें चाहे हाइट की बात करें, है ना, हर चीज़ में, है ना, इनके अंदर बिल्कुल सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि इनके डीएनए भी सेम से ही रहेंगे, कारण है, और ये बिल्कुल जुड़वा दिखाई देंगे हमारे को, मतलब ये होंगे या तो लड़के लड़के या दो लड़कियाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लड़का या एक लड़की, क्यों, इतनी सिमिलैरिटी रहती है, इसलिए दोनों के दोनों या तो लड़के होंगे या लड़कियाँ, और आखिर में आपको इसका रीज़न भी पता लग जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा अपन फ्रेटर्नल, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेटर्नल ट्विंस, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्या है बेटा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो बोलते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन कब हुआ, तो इसके लिए अपन पहली तरफ चलते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जब यूट्राइन कैविटी के अंदर ये 64 सेल्ड स्टेज ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या 64 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद में उसके बाहर की जोना पेलुसिडा रप्चर कर जाती है, उस पर एक स्लिट बन जाती है, जिसके थ्रू अंदर प्रेजेंट ब्लास्टोसिस्ट कहाँ आ जाता है बेटा, बाहर की ओर आ जाता है निकल करके, ठीक है, और अटैच हो जाता है यूट्राइन की वॉल पर। लेकिन मान लो जब ये बाहर निकल रहा था, जैसे ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, है ना, ये ढक रखी है इस ब्लास्टोसिस्ट को, तो जब ये बाहर निकल रहा था तो ये दो टुकड़ों के अंदर क्या हो गया, टूट गया, और दोनों पार्ट्स, है ना, आगे चल करके डेवलप हो गए इंडिपेंडेंट, है ना, बोल सकते हैं चाइल्ड के अंदर, मतलब वो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग दो चाइल्ड पैदा हो गए, लेकिन वो दोनों चाइल्ड आपस के अंदर क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक दूसरे की हूबहू कॉपी है, चाहे वो अपन है ना बात करें, उनकी हाइट की बात करो, कलर की बात करो, हर चीज उनके अंदर सेम होती है। कारण भी है उसके पीछे कि था तो वास्तव में जाइगोट एक ही ना, उसी जाइगोट ने अपने आप को 2 सेल्ड 4 सेल्ड 8 सेल्ड 16 सेल्ड 32 सेल्ड 64 सेल में बनाया था,
ये तो गलती क्या हो गई कि जोना पेल्यूसिडा के बाहर निकलते समय ये टूट गए। इसका मतलब इस जाइगोट के अंदर ओवम और स्पर्म तो एक एक ही काम में आए हैं, तो मतलब जो कैरेक्टर्स एक के अंदर होंगे वही दूसरे के अंदर होंगे। अगर पेरेंट्स के उस स्पर्म में वाई है, इसका मतलब दोनों के दोनों लड़के ही पैदा होंगे। और ये बात समझ में हो रहा है, अगर एक्स है तो दोनों की दोनों लड़कियां ही पैदा होगी, ठीक है। इसलिए अपन इसको मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट से बनने वाले ट्विंस बोलते हैं। तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि व्हेन ड्यूरिंग, क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग while blastocyst is coming out of the zona pellucida through the slit this blastocyst, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है gets broken into टू पार्ट्स। ये किस में बदल जाता है बेटा, दो पार्ट्स के अंदर ये क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है। टू पार्ट्स के अंदर ये टूट जाता है। बोले ये जो दो पार्ट्स है इसके अंदर ये टूट जाता है। एंड दीज टू पार्ट्स गेट developed into independent चाइल्ड। ये दोनों इम्प्लांट होंगे यूट्रस पे अलग अलग जगह पर और दोनों से दो बच्चे पैदा होंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि these चाइल्ड्स आर completely identical। These childs are completely identical in nature। ये दोनों के दोनों चाइल्ड क्या होते हैं, कंप्लीटली आइडेंटिकल है। चाहे वो अपन हाइट की बात करो, हाइट बोलो, चाहे आप उनका कलर बोलो, हाइट, कलर, एवरीथिंग बिकॉज both develop from same zygote। एक ही तो सेम सिंगल जाइगोट, मतलब सेम स्पर्म एंड ओवम जो कि फर्टिलाइज हुई थी, जिसके कारण सारे के सारे कैरेक्टर्स इन दोनों के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम। चाइल्ड्स कैन बी both are boy or both are girl, never a girl or a boy and a boy together। हो ही नहीं सकते ये चीज़ नहीं है ना, एक बॉय और गर्ल नहीं हो सकते, दोनों एक साथ पैदा नहीं हो सकते। आ रही है बात समझ में, या तो दोनों लड़कियां ही होगी या दोनों लड़के ही होंगे। अगला देखते हैं अपन बेटा डाईजाइगोटिक ट्विंस। क्या है डाईजाइगोटिक ट्विंस? डाईजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं बेटा कि जो अगर अपन बात करें कि ओव्यूलेशन मान लो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, फीमेल एकदम हेल्दी है, तो साल के अंदर उसके 28 दिन की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो अपन बोल सकते हैं कि एक साल के अंदर वो फीमेल क्या करेगी, 12 बार सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगी उसकी ओवरी। तो बोले सर ओवरी तो दो है तो हमेशा एक ही ओवरी रिलीज करेगी क्या? बोले नहीं, दोनों ओवरीज ना टेक पार्ट करती है ओव्यूलेशन के अंदर। अगर जनवरी के महीने में लेफ्ट ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन होने पर, तो फरवरी में ना राइट ओवरी से होगा, फिर मार्च के अंदर लेफ्ट ओवरी से होगा। तो इस प्रकार से एक साल के अंदर 6 सेकेंडरी oocyte कौन रिलीज करेगा? लेफ्ट ओवरी, और 6 सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी राइट ओवरी।
तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब 14वें दिन पर 14th डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है तो दोनों में से कोई एक ओवरी के अंदर ये चीज हो रही है, एक ओवरी से सेकेंडरी oocyte नॉर्मली निकलती होगी। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ओव्यूलेशन दोनों की दोनों ओवरी के अंदर हो जाता है और एक साथ दो सेकेंडरी oocyte दोनों अलग अलग फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाते हैं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में हम जानते हैं कि 200 स्पर्म ही है ना विसिनिटी या क्लोजर पहुंच पाते हैं किसके, सेकेंडरी oocyte के। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 100 इस तरफ चले गए होंगे और 100 इस सेकेंडरी oocyte के पास चले गए होंगे, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। पर दोनों को फर्टिलाइज होने के लिए चाहिए तो एक एक ही ना, एक एक स्पर्म ही चाहिए, और दोनों को अलग अलग एक एक स्पर्म ने क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। इसका मतलब इस बार दो बेबी जो पैदा होंगे उनके ओवम और स्पर्म दोनों के अंदर ओवम और स्पर्म क्या थे, डिफरेंट थे, दोनों के जाइगोट अलग अलग थे, दोनों के जाइगोट अलग अलग थे। तो यहाँ पर मान लो ये वाला स्पर्म अगर वाई क्रोमोसोम ला रहा है तो इधर लड़का पैदा हो सकता है, और इधर वाला अगर एक्स क्रोमोसोम ला रहा है तो वहां लड़की पैदा हो सकती है, या दोनों एक्स क्रोमोसोम ले रखे हैं तो दोनों लड़कियां हो सकती है, दोनों वाई क्रोमोसोम लेकर के आ रहे हैं तो दोनों लड़के हो सकते हैं, और दोनों के अंदर कोई सिमिलरिटी कोई आइडेंटिकल चीजें नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो अपन कह सकते हैं देखो कि नॉर्मली we see that at a time ovulation occurs only in one ovary out of two। बोल रहा है कि हम क्या देखते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बेटा अपन क्या देखते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, अपन ये देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है और वो दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर हो रहा है। इसका मतलब कि इन अ ईयर, एक साल के अंदर 6 सेकेंडरी oocytes released by left ovaries and 6 secondary oocytes released by right ovary। सॉरी ओवरीज क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, राइट ओवरी बोल दो, और इधर भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। मतलब 12 टाइम्स ओव्यूलेशन बोल दो या सेकेंडरी oocyte released in a female in a year, जैसा मैंने आपको बोला। पर समटाइम्स अपन कह सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि इसको अपन जानते हैं 14th डे पर होता है ये, ऑन 14th डे, ये एग्जाम्पल ही है कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पर, ऑन 14th डे ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन बोथ द ओवरीज एट द सेम टाइम, इन बोथ द ओवरीज एट द सेम टाइम पर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है दोनों की दोनों ओवरीज के अंदर। ठीक है भाई। ड्यू टू विच जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, तो बोलते हैं ड्यू टू विच टू सेकेंडरी oocytes are released one in each fallopian tube, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना एक ही फेलोपियन ट्यूब में दोनों चीजें हो जाए, एक हर फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक सेकेंडरी oocyte की बात हो रही है, रिलीज विच गेट फर्टिलाइज्ड बाय 1 each, different
sperms and thus both zygotes are different, एक दूसरे से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों जायगोट एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जिसके कारण थस टू अनआइडेंटिकल चाइल्ड्स टेक बर्थ। ठीक है, तो अपन लिख भी देते हैं कि इससे, क्योंकि दोनों के जायगोट क्या है, बिकॉज बोथ चाइल्ड्स डेवलप फ्रॉम, दोनों के दोनों चाइल्ड डेवलप हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट जाइगोट, डिफरेंट जाइगोट से, इसका मतलब डिफरेंट स्पर्म एंड ओवम फ्यूज्ड, दोनों में डिफरेंट है ना, स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए होंगे। ठीक है, और बोलते हैं चाइल्ड्स, दीज चाइल्ड्स को, ऐसे चाइल्ड्स को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज डाई जाइगोटिक ट्विंस, ऐसे चाइल्ड्स को क्या कहते हैं बेटा, डाई जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। एंड दे आर कंप्लीटली, या दे आर नेवर आइडेंटिकल, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते, नेवर आइडेंटिकल। और ये इनमें तीनों केस बन सकते हैं, इनके अंदर दोनों मेल भी, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकते हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। दे कैन बी, तीन केस हो सकते हैं, बोथ कैन बी बॉय, या बोथ कैन बी गर्ल, या इधर वन बॉय, है ना, वन बॉय कैन, इट कैन, देयर कैन बी वन बॉय एंड वन गर्ल हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेटा आपके सारे क्वेश्चंस है ना, ट्विंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो आप सारे के सारे इससे कर पाओगे बेटा आज की क्लास के अंदर। अब अपना कल के लेक्चर में क्या होगा कि चलो इम्प्लांटेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन के बाद में कैसे ये ब्लास्टोसिस्ट बेबी के अंदर डेवलप करेगा, कैसे ये ब्लास्टोसिस्ट है ना फीटस या फिर चाइल्ड के अंदर डेवलप करेगा, कैसे पार्चुरेशन होगा, इसकी ओर अपन चलेंगे बेटा आज की क्लास में। होप करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आप डेली हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और है ना ऐसे लेक्चर्स का मजा उठाएं। थैंक यू सो मच।